हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर हमने पर्पस डिनोटिंग कंजंक्शन को लेकर बात करी थी, जिसमें हमने इन ऑर्डर दैट और सो दैट को लेकर चर्चा करी। अब आपको मैंने लास्ट पार्ट में समझाया था कि पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पर्पस डिनोटिंग कंजंक्शन भी समझ में आ जाए, उसका मतलब क्या होता है, और उस पर फिर हम अच्छे से अपनी एक चर्चा कर पाएं और आपको समझा पाएं किस तरीके से हम पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं और कंजंक्शंस को यूज करते हैं। देखिए, पर्पस डिनोटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है या फिर पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर हम पहले समझ लें। अगर आप कोई आउटकम आया या कोई रिजल्ट है या फिर कुछ प्लान कर रहे हो या कुछ एक्शन है, एक्शन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, आउटकम हो गया, रिजल्ट हो गया, इसके पीछे का एक पर्पस होता है। अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो उसके पीछे का एक पर्पस है। यानी बोला जाता है कि ब्रह्मांड में कोई भी हमारी जो घटना है, कोई भी एक्शन है, कोई भी सिचुएशन है, वो बिना किसी पर्पस के नहीं होती है। उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, या जो आप एक्शन कर रहे हो उसके भी पीछे कोई ना कोई पर्पस है। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के पीछे भी कोई पर्पस है, खेल रहे हो उसके पीछे भी पर्पस है, आप सुबह जाके मॉर्निंग में रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, उसके पीछे भी पर्पस है ताकि आप फिजिकली फिट रह पाओ, राइट। आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, हवा जो है ऑक्सीजन लेते हो, क्यों? उसके पीछे सर्वाइवल का पर्पस है ताकि हम सर्वाइव कर पाए। तो कोई भी सिचुएशन या कोई भी एक्शन जो किया जा रहा है उसके पीछे एक पर्पस होता है। अब यहाँ इंग्लिश को समझो। अब जो लैंग्वेज है, जैसे हम एज ए ह्यूमन बात करें तो हम सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल का मतलब है कि जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ हमारी सोशली बॉन्डिंग है। हम उनसे अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, आइडियाज शेयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे? लैंग्वेज की हेल्प से। तो आप कोई भी एक्शन कर रहे हो उसके पीछे एक पर्पस होगा, और वो पर्पस कैसे डिनोट करना करोगे? अगर आप किसी को वो पर्पस बताना चाहते हो या खुद ही को समझाना चाहते हो तो वो एक लैंग्वेज की हेल्प से आप बताते हो। तो लैंग्वेज में अगर हम फिर आ जाते हैं, अब लैंग्वेज होगी, अब लैंग्वेज बहुत सारी होती है। हिंदी भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, फारसी, जर्मन, स्पेनिश, काफी सारी, तेलुगु, तमिल, बहुत सारी लैंग्वेज है। हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अगर आपको पर्पस को डिनोट करना हो तो हमें पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर्स की जरूरत होती है। अगर आपके पास दो अलग अलग क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज आपको मेन क्लॉज हो गई जो आपके रिजल्ट को लेकर बात करिए, एक्शन, अगर सही वर्ड बात करें तो एक्शन को लेकर बात कर रही है। अब उस एक्शन के पीछे को, और दूसरी क्लॉज जो है उसके एक्शन के पीछे का पर्पस बता रही है। तो आपको उन दोनों क्लॉजेस को जोड़ना है एक सेंटेंस बनाने के लिए, ताकि आपकी बात ज्यादा क्लियरिटी से आप रख पाओ। तो वहां पर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आपने कंजंक्शन को यूज किया, क्योंकि कंजंक्शन बेसिक डिफरेंस कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में क्या होता है कि कंजंक्शन एक क्लॉज को, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, वहीं एक प्रीपोजिशन मेन सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स या फिर बात करें उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करता है। वह रिलेशनशिप चाहे कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, या पर्पस बताने का हो सकता है, और भी अलग अलग रिलेशनशिप को लेकर जो है हमारा प्रीपोजिशन बात करता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो की डिफरेंस क्या हुआ कि अगर आपका दो अलग क्लॉज हैं, एक आपकी एक्शन क्लॉज होगी और दूसरी आपकी पर्पस क्लॉज हो गई, उन दोनों को जोड़ने का काम हमारे पास पर्पस डिनोटिंग कंजंक्शन करेगा। अगर वहीं आपके पास एक मेन क्लॉज है और कुछ आपके पास ऐसे वर्ड्स हैं जो उस मेन क्लॉज के एक्शन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, उसके रीजन को दे पा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, उस इंटेंशन को बता पा रहे हैं, तो वहां पर आपको पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहली बात और विस्तार से चर्चा कर ली जाए पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशन, तो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को बात कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर को लेकर बात कर रहे हैं। तो पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशंस हमारे वह प्रीपोजिशंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं रीजन और पर्पस बताने के लिए कि कोई चीज क्यों की गई है, वह क्यों एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे के क्या कारण है। सो पर्पस को बताने का, रीजन को बताने का, अगर उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने का कि कोई एक्शन क्यों किया गया, कोई एग्जिस्ट क्यों करता है, सो उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। वही कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। एक क्लॉज अपने आप में एक्शन रखेगी और एक क्लॉज अपने आप में पर्पस रखेगी, वहीं वहां पर वो दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर देगा, राइट। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। ये हम शुरुआत से पढ़ते हैं ये डिफरेंस। सो दिस प्रीपोजिशन टिपिकली
इंट्रोड्यूस अ फ्रेज दैट एक्सप्लेन द इंटेंशन बिहाइंड एन एक्शन। तो ये जो हमारा प्रीपोजिशन है, राइट, ये इंट्रोड्यूस करता है, या कोई फ्रेज हो गया, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो एक्सप्लेन करेंगे इंटेंशंस बिहाइंड एन एक्शन और सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के या कोई भी एक्शन है उसके पीछे क्या इंटेंशन रहे, क्या इरादे रहे, उसको एक्सप्लेन और हाईलाइट करेंगे हमारे ये प्रीपोजिशंस। तो दीज प्रीपोजिशंस आर एसेंशियल, ये जरूरी है इन कन्वेइंग द इंटेंशन बिहाइंड एक्शंस और स्टेटमेंट्स, हेल्पिंग टू क्लैरिफाई द मोटिव्स और गोल्स इन कम्युनिकेशन। यानी आपका जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, राइट, जो लक्ष्य है, जो मोटिव है, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको बताने के लिए, कोई भी एक्शन और स्टेटमेंट्स के पीछे के रीजन को बताने के लिए आपको जरूरत पड़ती है हमारे पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशंस की, जब आप एक नाउन और नाउन फ्रेज की मदद से उस पर्पस को बताना चाहते हो। अगर वहीं सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, पूरी एक क्लॉज होगी, तो वहां पर हमें पर्पस डिनोटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो टाइप्स कितने हुए, वहां पर हमारा इन ऑर्डर दैट था और सो दैट था। बस डिफरेंस क्या था, अगर मैं कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन में यहाँ पर क्या था, कंजंक्शन में यहाँ था इन ऑर्डर दैट, ये कंजंक्शन है। देखिए इन ऑर्डर टू, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज मिलेगा, लेकिन इन ऑर्डर दैट एक कंजंक्शन है, तो इसके साथ, इसके बाद यानी या इसके साथ आने वाली जो होगा वो एक क्लॉज होगी जिसका एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। वहीं सो दैट भी एक कंजंक्शन है, और सो एज टू एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज मिलेगा, यहाँ पर सो दैट के बाद एक क्लॉज मिलेगी, इसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो जो यहाँ पर नाउन फ्रेज काम करेगा पर्पस बताने का, यही इनके साथ जो क्लॉज आती है वो भी पर्पस डिनोटिंग क्लॉज होती है। ये आपको याद रखना है, ये की डिफरेंस है इनका। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको सो दैट यूज करना है और कहाँ पर आपको सो एज टू, कहाँ पर आपको इन ऑर्डर दैट और कहाँ पर आपको इन ऑर्डर टू, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात, इन ऑर्डर टू को समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जो इन ऑर्डर टू एक फ्रेज है, क्योंकि ये 3 वर्ड्स है। मैंने आपको बताया इंग्लिश में एक से ज्यादा अगर कोई वर्ड होते हैं तो उनके हम ग्रुपिंग को उसको बोलते हैं फ्रेज, राइट। अगर वो फ्रेज एक नाउन की तरह काम करे तो नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू क्या है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो इंडिकेट करता है पर्पस को। तो यह प्रीपोजिशनल फ्रेज पर्पस को बताता है। कहीं यही ऐसे ही कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज कॉन्ट्राडिक्टरी को बता रहा था तो हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस बोल रहे थे, कोई कॉज एंड इफेक्ट को शो कर रहा था तो हम उसे कॉज एंड इफेक्ट प्रीपोजिशन बोल रहे थे। तो ये जो प्रीपोजिशन फ्रेज है, इसका फंक्शन क्या है, अगर इसका फंक्शन पता चल जाता है हमें, तो उस फंक्शन के आधार पर हम इसका नामकरण कर देते हैं, यानी नाम रख देते हैं कि ये कनेक्टर वाला हो गया, ये उसका पर्पस का हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, और ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट हो गया, राइट। सो इस तरीके से समझ लीजिए। सो इन ऑर्डर टू क्या है, एक फ्रेज है जो पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर की तरह इंग्लिश में हम यूज करते हैं, और ये क्या काम करता है, ये एक्सप्लिसिटली इंडिकेट द रीजन। तो किसी भी एक्शन के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव बताएगा या राइट, और या फिर उसका रीजन बताएगा या उसका इंटेंशन बताएगा कि इस एक्शन को क्यों किया जाता है या फिर क्यों किया गया था या क्यों किया जाएगा, right? So this phrase introduces a clause that explains the purpose or action mentioned in the preceding clause, so that it helps to make clear intention or goal with the motives to that action, right? Now see, it clearly, अब देखिए क्या यूज किया in order to का, तो in order to जो है it clearly states a reason or objective behind of an action। तो अगर हम पर्पस और इंटेंशन की बात करें तो पर्पस और इंटेंशन में ये रीजन और ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करेगा। ये स्पष्ट रूप से बताएगा कि कोई भी एक्शन क्यों किया गया, उसके पीछे के पर्पस क्या था, उसके पीछे का रीजन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे शी सेव्स मनी, वह पैसा बचाती है। अब देखिए इन ऑर्डर टू दैट शी वुड बाय अ हाउस, ताकि वह एक घर खरीद सके। लेकिन यहाँ पर देखिए इन ऑर्डर टू के साथ मैंने बाय अ हाउस लिख दिया। सो ये टू प्लस बाय जो है ना, ये इंफिनिटिव है। यहाँ पर बाय जो है एक सिंगल वर्ब नहीं है, बाय अ हाउस, टू प्लस इंफिनिटिव, इसको देखिएगा, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, राइट। यहाँ पर टू प्लस V1 आएगा तो ये इंफिनिटिव की तरह काम करेगा, ना कि एक वर्ब की तरह, ताकि ये घर खरीद सके, राइट। सो इट लीड्स
इनटू अ क्लॉज। अब देखिए इंट्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट क्लॉजेस, तो रिजल्ट क्लॉजेस को भी इंट्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये काम कर रहा है इन ऑर्डर दैट की तरह, लेकिन वहां पर एक पूरी क्लॉज आ रही थी। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, समझिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, राइट, लिखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप देखिए समझ सकें तो ही राइट लेफ्ट अर्ली, राइट, इन ऑर्डर दैट, या फिर मैं इसको लिख देता हूं इन ऑर्डर टू, या फिर इन ऑर्डर दैट रीच होम बिफोर 9 PM। अब इसमें बताइए क्या यूज किया जाएगा, इन ऑर्डर टू आएगा या इन ऑर्डर दैट आएगा? समझिए कैसे। आपका इसमें मेन सेंटेंस क्या हुआ, ही लेफ्ट अर्ली। अब रीच होम बिफोर 9 PM, क्या मैंने यहां पर कोई सब्जेक्ट लेकर आया हूं? कोई सब्जेक्ट मिसिंग है। अगर आप इन ऑर्डर दैट अगर यूज करना चाहते हो, इन ऑर्डर दैट रीच होम बिफोर 9 PM, इन ऑर्डर दैट ही कुड रीच होम या ही माइट रीच होम, राइट, ही कुड रीच होम हो सकता है ताकि वह 9 बजे से पहले घर पहुंच सके, लेकिन यहां पर रीच एक V1 है, राइट। अगर V1 है तो यहाँ V1 समझिए इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका अगर एक क्लॉज आपने एक प्री कंजंक्शन लिख दिया तो उसके साथ एक सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू आएगा, क्योंकि टू रीच क्या हो जाएगा, टू रीच होम क्या हो जाएगा, टू रीच हमारा इन्फिनेटिव बन जाएगा, राइट, टू रीच होम बिफोर 9 PM। तो इसको और डिटेल में समझिए, मैंने इन्फिनेटिव का जो चैप्टर हमने कवर किया है उसमें आपको मिल जाएगा इन्फिनेटिव को लेकर, उसके यूज को लेकर, देन उसके बाद आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि इन्फिनेटिव को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि देखिए हर चैप्टर में अगर हम सेम चीज को सीखने बैठ गए, हम बात कर रहे हैं कनेक्टर्स की, फिर हम यहाँ पर चर्चा करने लगे इन्फिनेटिव की, तो थोड़ा सा हमारा जो है टॉपिक से अलग हट जाएंगे, राइट। इसीलिए हर टॉपिक की जो है अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है। इन्फिनेटिव को अलग से डील किया गया है, वहीं कनेक्टर्स को लेकर अलग से डील किया गया है। बस आपको उसका कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि इन ऑर्डर टू आ गया, टू के साथ हमारा V1 आ गया तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है, 2 + V1 इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा। ये कोई नॉर्मल वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। और वर्ब कैसे काम करती है, आपको टेंसेस पता है तो आपको टेंसेस का नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा वर्ब कैसे काम करती है, राइट। सो इंट्रोड्यूसिंग रिजल्ट क्लॉजेस, तो रिजल्ट क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि दे अराइव्ड अर्ली इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड सीट्स, वो जल्दी है ताकि उनको अच्छी सीट मिल सके बैठने के लिए। फॉर्मल और एकेडमिक राइटिंग्स में भी हम इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखिए, often used in more formal or academic context to articulate the rationale behind actions or discussions। तो आपके actions और discussions के पीछे का जो इंटेंशन है, जो रीजंस है, उनको बता सके क्लियरली, एक्सप्लिसिटली, उसको अच्छे से समझा सके। द स्टडी वॉज कंडक्टेड, जो स्टडी थी वो कंडक्टेड क्यों गई, इसके पीछे का रीजन क्या था, इन ऑर्डर टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी। देखिए इन ऑर्डर, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सेस किसका, द इम्पैक्ट, अगेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया द न्यू पॉलिसी, नाउन, इम्पैक्ट नाउन, द आर्टिकल, राइट, और टू हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तो क्या यहाँ पर हमें वर्ब देखने को मिली, नहीं देखने को मिली। तो याद रखिएगा इन ऑर्डर टू एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद कोई भी वर्ब नहीं मिलेगी, कोई भी क्लॉज नहीं मिलेगा, सिंपली उसके साथ नाउन फ्रेज मिलेगा, और ये पूरा नाउन फ्रेज है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Emphasizing deliberateness of actions, तो actions का deliberateness emphasize करती है, यह बताने के लिए कि ये जो action है ये बाई चांस नहीं हुआ है, ये तुक्के से नहीं हुआ है कि बस हो गया action, नहीं, यह बताने के लिए कि इसके पीछे एक प्लान है, राइट, ये प्लान करके किया गया है, एक स्पेसिफिक पर्पस रखा गया, डेलिबरेटली किया गया, राइट। It highlights that an action is done with a specific purpose in mind and not by chance। यानी इसका मतलब है कि जो एक्शन किया गया है वो एक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस से किया गया, एक इरादे के तहत किया गया, एक मकसद के तहत किया गया, कोई बाई चांस नहीं है, कोई गलत तरीके से, या फिर हम बात करें कोई तुक्के से नहीं हुआ है। एग्जाम्पल, he took the course in order to improve his job prospectus, उसने कोर्स लिया
ऐसे ही नहीं ले लिया जस्ट बाई चांस, उसके पीछे रीजन था ताकि वो अपना जॉब प्रोस्पेक्टस को इम्प्रूव कर सके, राइट। आगे, clarifying cause and effect relationships, so it helps in making clear the cause and effect relationship in a sentence। तो ये मदद करेगा सबसे पहली बात cause and effect relationship को। मैंने आपको समझाया cause and effect relationship कैसे होता है लास्ट लेक्चर में, दोबारा समझिए। आप कोई एक्शन कर रहे हो किसी एक विजन को लेके, जब वो विजन एक अचीव हो जाएगा ना, मान लो आपने अच्छे से मेहनत करी और एग्जाम पास कर लिया, अब एग्जाम पास कर लिया, रिजल्ट हो गया, एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए, रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट के पीछे का रीजन क्या था? आपने मेहनत से पढ़ाई करी थी, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे थे वो क्या था? वो एक्शन था। आप उस वक्त वो काम कर रहे थे, वो एक एक्शन था। उस एक्शन के पीछे का इंटेंशन क्या था? वो एक्शन क्यों किया जा रहा था? ताकि आप अच्छे से सिक्योर कर सके। तो वहीं अगर आप देखा जाए तो कॉज एंड इफेक्ट एक्सटेंडेड वर्जन हो जाता है हमारा किसका? पर्पस डिनोटिंग का, राइट। तो पर्पस डिनोटिंग हमारी जो बात होता है पर्पस और रिजल्ट का, जो या आप बात करें एक्शन और पर्पस का जो हमारा रिलेशनशिप है वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन हो गया हमारा कॉज एंड इफेक्ट, राइट। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग क्लियर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस। तो ये मदद भी करता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ सके हम किसी भी वाक्य के अंदर। द सिटी प्लांटेड मोर ट्रीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। तो सिटी क्यों प्लांट कर रही थी मोर ट्रीज? ताकि वह एयर इम्प्रूव कर सके, एयर क्वालिटी, राइट। एलोबरेटिंग ऑन रीजंस, रीजंस को एलोबरेट करता है, उनको एक्सप्लेन करता है। When a simple explanation is insufficient in order to provide more elaborate reason for an action, यानी कहने का मतलब है कि किसी तर्क का, राइट, आपको किसी एक्शन का या फिर आप बात करें कोई एक्शन का आपको रीजन दे दिया गया, और वह जो रीजन है, वो जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, वह जो तर्क है वो संपूर्ण नहीं है, यानी वो सफिशिएंट नहीं है समझने के लिए, इनसफिशिएंट है। तो इन ऑर्डर टू के साथ हम उसको और एलोबरेट कर देते हैं, यानी हम उसको और हाईलाइट कर देते हैं और उसको अच्छे से बता देते हैं कि यह रीजन है इस एक्शन को करने का, यह इंटेंशन है, राइट। सो द मीटिंग वाज रीशेड्यूल्ड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर पार्टिसिपेंट्स। ये जो मीटिंग है इसको रीशेड्यूल्ड क्यों किया गया था? रीशेड्यूल्ड क्यों किया गया था? ताकि जो और पार्टिसिपेंट्स हैं वो अकोमोडेट कर पाए, वो हिस्सा ले पाए उस मीटिंग के अंदर, राइट। आगे स्ट्रक्चर क्या होगा? इन ऑर्डर टू, यहाँ पर जो पर्पस क्लॉज है ना, इसको समझ लीजिए। इस पर्पस क्लॉज का मतलब होता है, सही वर्ड लिख लीजिए, यहाँ पर होगा नाउन और नाउन फ्रेज, राइट। वो बेसिकली नाउन और नाउन फ्रेज है ये, नॉट पर्पस और पर्पस क्लॉज, राइट। ये याद रखिएगा की डिफरेंस। तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस यूजिंग इन ऑर्डर टू as to purpose denoting connector by typically, तो पहले आपका मेन क्लॉज आ जाएगा, देन इन ऑर्डर टू, देन नाउन फ्रेज। तो यहाँ पर लिखा भी है कि जो मेन क्लॉज है वो आपका एक्शन बताएगा, इन ऑर्डर टू जो है वो उस क्लॉज को या फिर उस नाउन या नाउन फ्रेज को लेके आएगी जो आपको पर्पस बताएगी। जैसे शी वर्क्स ओवर टाइम इन ऑर्डर टू सेव मोर मनी, ताकि वह पैसा बचा सके, राइट। सो मेन क्लॉज क्या हो गया कि वह ओवर टाइम काम करती है, और इसके पीछे का रीजन या पर्पस क्या है, क्यों ऐसा काम करती है, वो ओवर टाइम क्यों करती है? ताकि वो ज्यादा पैसा बचा सके। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन ऑर्डर टू के, राइट। एक्सप्रेसिंग पर्पस और इंटेंशन, तो पर्पस और इंटेंशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करते हैं। शी स्टडीज डिलिजेंटली इन ऑर्डर टू पास हर फाइनल एग्जाम। डिलिजेंटली का मतलब है कि काफी हार्ड तरीके से, राइट, शी स्टडी वेरी राइट सिंसियरली, काफी अच्छे से, राइट, मेहनत से वह पढ़ती है ताकि वह एग्जाम पास कर सके। आई वेक अप अर्ली इन ऑर्डर टू हैव इनफ टाइम फॉर अ मॉर्निंग जॉब। मैं वो सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि मेरे पास समय बच सके, इनफ टाइम हो सके, किस लिए? मॉर्निंग जॉब के लिए, राइट। इंट्रोड्यूसिंग रिजल्ट क्लॉजेस, तो रिजल्ट क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करता है। वी लेफ्ट द हाउस बिफोर डाउन। डाउन का मतलब होता है इवनिंग। सो इन ऑर्डर टू कैच द फर्स्ट ट्रेन, right? He saved money for years in order to buy his own house, right? So he saved money for years in order to buy his own house. वो पैसा बचाता है ताकि वह खुद का घर खरीद सके, right? Formal or academic writings, the research
was conducted in order to understand effects of climate change. The company revised its policy in order to enhance workplace safety. आगे, emphasizing deliberateness of actions. तो actions के deliberateness को बताती है कि जो actions है ये इस बिना किसी प्लान के लिए बिना किसी प्लान के किया गया, बल्कि इसके पीछे एक प्लान है, राइट? इसके पीछे एक मोटिव है, राइट? सो ही लर्न स्पेनिश इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बेटर वाइल ट्रैवलिंग इन साउथ अमेरिका. यहां से जो पूरा सेंटेंस देखिए, टू कम्युनिकेट ये इन्फिनेटिव हो गया, बेटर वाइल ट्रैवलिंग इन साउथ अमेरिका, राइट? वाइल क्या है यहाँ पर? वाइल ट्रैवलिंग इन साउथ अमेरिका. She volunteered in various organizations in order to gain more practical experience. Clarifying cause and effect relationship. The city increased public transportation options in order to reduce traffic congestion. Congestion का मतलब है जो भीड़ होती है उसको कम करने के लिए. The teacher simplified the lesson in order to make it more understandable for younger students. तो जो टीचर है उसको ने ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया लेसन को, ताकि जो यंगर स्टूडेंट्स है उसे अच्छे से समझ सकें. Elaborating on reasons. The meeting time was changed in order to accommodate participants from different time zones. The doctor advised regular exercise in order to improve overall health. Right? Now, next आता है so as to. So last वाले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था so that. ध्यान से देखिएगा, so that एक कंजंक्शन है और वहीं so as to एक प्रीपोजिशन है. फर्क इतना हो जाएगा कि सो दैट के बाद एक पूरी क्लॉज आएगी जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और वो पूरी क्लॉज होगी एक रीजन, या फिर बात करें वो जो पूरी क्लॉज होगी वो पर्पस होगा, किसी भी एक्शन को करने का पर्पस होगा, वो एक्शन क्यों किया जा रहा है वो क्लॉज में हमें बताया जाएगा. लेकिन सो एज टू के बाद नाउन या नाउन फ्रेज मिलेगा. टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी, इन्फिनेटिव बन जाएगा वो, उसके साथ फिर नाउन हो सकता है, राइट? या फिर और हम जो है प्रीपोजिशंस लगा के अपनी बात को और विस्तार से बता सकते हैं, राइट? सो की डिफरेंस ये रहेगा कि सो दैट जो है कंजंक्शन है और वहीं सो द एज टू. ये देखिए ये दोनों फ्रेज हैं. सो एज टू भी फ्रेज है क्योंकि तो एक से ज्यादा वर्ड है, और सो दैट भी एक फ्रेज है, लेकिन वह फ्रेज एक कंजंक्शन का काम कर रहा है. यहाँ पर यह फ्रेज एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. सो वो कंजंक्शनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है. वो कंजंक्शन फ्रेज के अंदर भी पर्पस डिनोटिंग कंजंक्शन हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर वो यही प्रीपोजिशन हो गया पर्पस डिनोटिंग प्रीपोजिशन. सो शो एज टू इज अ पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर यूज्ड, जो इंग्लिश में यूज किया जाता है इंटेंशन और रीजन बिहाइंड किसी भी एक्शन के बताने के, राइट? इन ऑर्डर टू की तरह सो एज टू भी यूज किया जाता है. सिमिलरली टू इन ऑर्डर टू, जैसे ही हमने इन ऑर्डर टू को इस्तेमाल करा था वैसे ही हम सो एज टू का इस्तेमाल करते हैं. It introduces a clause that explains the purpose or objective of the action mentioned in the main part of the sentence. तो ये हमें क्यों यूज करते हैं? अगेन सेम एज इन ऑर्डर टू की तरह, ताकि हमारा जो मेन पार्ट में एक्शन है, जो एक्शन हमने मेंशन किया है मेन पार्ट में, उस एक्शन के पर्पस को बता सके कि वह एक्शन क्यों किया गया है, उसके पीछे के रीजन को, इंटेंशन को हाईलाइट कर सके. इसलिए हम सो एज टू और इन ऑर्डर टू का इस्तेमाल करते हैं. दिस कनेक्टर इज यूजफुल मोर क्लैरिफाइंग व्हाई समथिंग इज डन. कोई चीज क्यों की गई है यह उसमें काफी हेल्पफुल होता है बताने के लिए. हेल्पिंग टू आउटलाइन द गोल और डिजायर्ड आउटकम ऑफ एन एक्शन. तो कोई जो डिजायर्ड आउटकम है, जो हमारा उसके पीछे का जो इंटेंशन है, जो गोल है, उसको हाईलाइट भी करता है. नाउ यूजेस देखते हैं हमारे सो एज टू को लेकर क्या है. एक्सप्रेसिंग इंटेंशन और पर्पस. तो पर्पस और इंटेंशन को एक्सप्रेस करेगा. कैसे? समझिए. अब कोई भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे का पर्पस क्या है, कोई इंटेंशन क्या है, वो है आपको इंडिकेट करेगा. देखिए फर्क बस इतना है, आपने इन ऑर्डर दैट पढ़ा, सो दैट पढ़ा, इन ऑर्डर टू पढ़ा, अब आप सो एज टू पढ़ रहे हो. सारे के सारे पर्पस को बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है इनकी बस राइटिंग्स में चेंज हो जाता है. अब दो मेजर जो चेंज है, मेजर चेंज क्या होगा, एक कंजंक्शन है दो और दो प्रीपोजिशन है. जो कंजंक्शन है उनके साथ पूरी की पूरी क्लॉज आएगी जिसका सब्जेक्ट वर्ब होगा, और वह पूरी क्लॉज अपने आप में रीजन होगी या पर्पस बताएगी कोई एक्शन क्यों किया गया. वही इन ऑर्डर टू जो है वो ऐसे वर्ड्स या नाउन फ्रेज लेके आएगा
जो उस एक्शन, जो आप एक्शन किया है आपने मेन क्लॉज में या मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, उसको बता सके, उसके एक्शन को हाईलाइट, उस एक्शन के पर्पस को बता सके, उसके रीजन को बता सके, राइट। सो ये एक डिफरेंस है इनके बीच में। बाकी आपने देखा कि जो इन ऑर्डर दैट का काम था वो सो दैट भी कर रहा है, यही इन ऑर्डर टू का काम सो एज टू भी कर रहा है, क्योंकि आप इनको अलग अलग राइटिंग प्रैक्टिसेस में यूज कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हो। सो आगे पढ़ते हैं। सी स्टडीज रेगुलरली, वह क्यों रेगुलरली पढ़ती है, उसके पीछे का मोटिव क्या है, क्या पर्पस है। सो एज टू एक्सेल इन हर एग्जाम्स, ताकि वह अपने एग्जाम में अच्छा कर पाए, टू एक्सेल इन हर एग्जाम, राइट। फॉर्मल राइटिंग्स, फॉर्मल राइटिंग में हम सो एज टू का इस्तेमाल करते हैं। ऑफन फाउंड इन मोर फॉर्मल और अकेडमिक टेक्स्ट, तो ये ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है हमें, अकेडमिक टेक्स्ट और फॉर्मल राइटिंग्स में। इट यूज्ड टू आर्टिकुलेट द रैशनल बिहाइंड एक्शंस और डिसीजंस, तो डिसीजंस और एक्शंस के पीछे का जो रीजन है, जो इंटेंशन है, वो हमें फॉर्मल राइटिंग्स में शो एज टू की हेल्प से देखने को मिलता है। सो द सर्वे वाज कंडक्टेड, जो एक्शन क्या था कि सर्वे किया गया था, क्यों किया गया था, अब इसके पीछे का रीजन है सो एज टू गैदर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ताकि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, डिटेल्ड डेटा मिल सके कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को लेकर, कंज्यूमर चॉइसेस को लेकर, राइट। सिमिलर टू इन ऑर्डर टू, हम इसको काफी सिमिलर रखते हैं इन ऑर्डर टू का। इट फंक्शंस सिमिलरली टू इन ऑर्डर टू बट कैन समटाइम्स बी प्रेफर्ड फॉर स्टाइलिस्टिक रीजंस और टू अवॉइड रिपीटेशंस, तो हम सिमिलरली इन ऑर्डर टू की तरह यूज करते हैं, लेकिन बट कैन समटाइम्स बी प्रेफर्ड, और इसको हम क्यों इसको समटाइम प्रेफर करते हैं सो एज टू को, ताकि हम रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें और ज्यादा स्टाइलिस्टिक रीजंस बता सकें या राइटिंग्स में उसको अच्छा लिख सकें। ही सेव्ड मनी सो एज टू बाय अ न्यू कार। आगे बढ़ते हैं। Emphasizing deliberateness, right? Deliberateness, तो deliberateness का मतलब अभी हमने भी समझा पिछले तीनों कंडीशंस को लेकर, कि कोई भी एक्शन किया जा रहा है, वो कोई एक्शन बाई चांस नहीं है कि लग बाई चांस बस हो गया एक्शन, उसके स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसके पीछे एक रीजन है, उसका पर्पस है, वो एक्शन कोई किसी बात को ध्यान में रखकर किया गया है, राइट, स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड, उस पर्पस को रखकर वो आपने एक्शन किया है। तो ये बताता है कि एक्शन के डेलिबरेटनेस को, यानी कोई एक्शन ऐसे ही नहीं लिया गया है, वो एक पर्पस के तौर पे लिया गया है, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस हैं। सो इट हाइलाइट्स दैट एन एक्शन इज टेकन विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीमलाइंड इट्स प्रोसेस, तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन क्यों कर दिया, इसके पीछे कर दिया था, उसके पीछे का एक पर्पस था, उसके पीछे रीजन था। जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे उनके दिमाग में एक रीजन रहा होगा कि हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, एफिशिएंसी को बढ़ा सके, इसीलिए उन्होंने उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्लैरिफाइंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो जब भी आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करोगे, यानी एक्शन के पीछे, एक्शन क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे गोल क्या है, यानी उससे आपको मिलेगा क्या, उस गोल को आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्टिव्स को आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, उस एक्शन को, तो आप हमारा जो किसका यूज करोगे, पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर्स का इन ऑर्डर टू और सो एज टू का यूज करोगे, सही, राइट। सो व्हेन अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज रिक्वायर्ड, तो आपको जब एक क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए, रिक्वायर किसी भी ऑब्जेक्टिव का, सो एज टू इफेक्टिवली कन्वेज दिस, तो सो एज टू हमारा एक काम करता है इसको कन्वे करने का। सो द ट्रेनिंग वाज डिजाइन्ड सो एज टू एनहांस द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ट्रेनिंग को जो डिजाइन किया गया था, क्यों, ताकि वो एम्प्लॉयज की स्किल्स को एनहांस कर सके, बढ़ा सके। तो देखिए जहां पर टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, इसका मतलब वो इन्फिनिटिव है, राइट। वो क्या है, एक इन्फिनिटिव है, वो वर्ब नहीं है, वो कॉमनली वर्ब की तरह यूज नहीं होता है, राइट, वो एक इन्फिनिटिव है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर हमने इन्फिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल को पढ़ा, बिल्कुल वो एक इन्फिनिटिव है, राइट। इंट्रोड्यूसिंग रिजल्ट क्लॉजेस, तो ये रिजल्ट क्लॉजेस को भी इंट्रोड्यूस करता है। इट लीड्स इनटू क्लॉजेस दैट स्पेसिफाई द इंटेंडेड रिजल्ट टू द मेन एक्शन, तो जो हमारे रिजल्ट क्लॉज है, यानी रिजल्ट क्लॉज है कि इस एक्शन का क्या रिजल्ट निकलने वाला है, तो वो जो रिजल्ट निकलने वाला है वो पर्पस है, राइट। यानी जो एग्जाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करने वाले हो, वो पर्पस था आपके अच्छे से पढ़ने का, राइट।
सो उस रिजल्ट कॉज एंड मैंने बात करी ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वही रिजल्ट क्लॉज को भी बात करता है। दे अराइव्ड अर्ली सो एज टू सिक्योर गुड सीट्स एट द इवेंट। नाउ स्ट्रक्चर क्या होगा, अगेन मेन क्लॉज होगी, उसके बाद सो एज टू होगा, देन पर्पस क्लॉज का मतलब है कि यहाँ पर जो बात की जाएगी वो नाउन की जाएगी या फिर नाउन फ्रेज की बात की जाएगी, राइट। और हमारे पास टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो इन्फिनेटिव की तरह काम करेगी। और मेन क्लॉज में क्या होगा, मेन क्लॉज में आपका एक्शन होगा, प्राइमरी बात होगी, और वहीं सो एज टू क्या करेगा, उस नाउन या नाउन फ्रेज को लेकर आएगा जो उस मेन क्लॉज के पर्पस, उसके रीजन को बता सके, उसके मोटिव को बता सके, इंटेंशन को बता सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल शी प्रैक्टिस डेली सो एज टू इम्प्रूव हर स्किल्स, तो उसके डेली प्रैक्टिस करना था, वो प्रतिदिन अभ्यास करती है, वो प्रतिदिन अभ्यास करती है, अभ्यास जो कर रही है उसके पीछे का जो ये जो एक्शन किया जा रहा है इसका इंटेंशन क्या है, ऐसा वो क्यों करती है, ताकि वह अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, राइट। अब रूल्स क्या है, रूल समझ लीजिए सो एज टू के साथ। सबसे पहली बात, जब भी आपको पर्पस बताना हो, पर्पस को इंडिकेट करना हो, पर्पस को हाईलाइट करना हो, तो आपका सो एज टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। सो एक्सप्रेसिंग सो एज टू शुड बी यूज्ड टू क्लियर इंडिकेट द इंटेंशन और रीजंस बिहाइंड एन एक्शन। तो किसी भी एक्शन के पीछे, राइट, उसकी रीजन को और इंटेंशन को अगर हाईलाइट करना है, अगर आपको दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर आप यूज करोगे सो एज टू का। अगर कंडीशन क्या है, वहां पर एक नाउन या नाउन फ्रेज होनी चाहिए, क्लॉज नहीं होनी चाहिए। अगर एक पूरी क्लॉज है तो वहां पर आपको कंजंक्शन को इंट्रोड्यूस करना होगा, राइट। सो द पर्पस इट इंट्रोड्यूसेस शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ द मेन क्लॉज। यानी जो पर्पस है उसको डायरेक्टली लिंक करेगा ये किसके, एक्शन को। यानी एक्शन और पर्पस दोनों लिंक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्पस जो है हमारा ईस्ट जा रहा है ये वेस्ट जा रहा है, नहीं, लिंक होना चाहिए। फॉर्मल टोन, so the connector is more commonly used in formal writing, so it can make a sentence sound more sophisticated or academic। तो ये हमारा formal tone में ज्यादा यूज किया जाता है so as to, ताकि इसको ज्यादा academic और sophisticated बना सके, right। Avoiding overuse, तो आपको overuse नहीं करना है, right। While using so as to should be used judicially, judicially का मतलब है कि आपको ओवरली इसको यूज नहीं करना है, ओवरली कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, टू अवॉइड मेकिंग द टेक्स्ट ओवरली कॉम्प्लेक्स और कम्बरसम, स्पेशली इन इनफॉर्मल टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। तो राइट, जहां पर आपको क्लियरली एकेडमिक, फॉर्मल और इन सब में आपको पर्पस हाईलाइट करना है, वहां पर आप सो एज टू का यूज करोगे। अगर ऑलरेडी कहीं पर पर्पस हाईलाइटेड है तो आप सो एज टू का यूज नहीं करोगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने बात करी। सबसे पहले आएगा आपका एक्शन, कि एक्शन क्या लिया जा रहा है या क्या लिया गया था। फिर उसके बाद आएगा सो एज टू, और उस एक्शन के पीछे का रीजन आएगा कि यह एक्शन क्यों लिया गया था, क्या इंटेंशन था आपके माइंड में, या जो राइटर है जो बता रहा है हमारा स्पीकर उसके माइंड में, और या फिर क्या इंटेंशन है। अगर पास्ट की बात है तो पास्ट की बात होगी, प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट की बात होगी। तो क्या इंटेंशन है, ऐसा क्यों वो एक्टिविटी की जा रही है, तो उसके पीछे के रीजन और इंटेंशन को हाईलाइट करने के लिए, यानी नाउन और उस नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको सो एज टू की हेल्प लेनी होगी या इन ऑर्डर टू की हेल्प लेनी पड़ेगी। नो सब्जेक्टिव मूड, जैसे अब देखिए, अनलाइक सम पर्पस कनेक्टर्स the clause following so as to does not typically use the subjunctive mood, क्योंकि ये हमारा एक प्रीपोजिशन है और वही हम subjunctive mood की बात कर रहे थे in order that की तरह, क्योंकि वो एक कंजंक्शन है, राइट। सो ये जो की डिफरेंस है इसमें फर्क रखिएगा। पंक्चुएशन, इसमें कोई पंक्चुएशन, जनरली कोई स्पेशल पंक्चुएशन नहीं चाहिए, कोई कॉमा वॉमा की जरूरत नहीं होती है। सो एज टू को हमें कोई ज्यादा पंक्चुएशन नहीं चाहिए, अनलेस द सेंटेंस स्ट्रक्चर और स्टाइलिस्टिक चॉइस डेडिकेट्स अदरवाइज। तो ये कंडीशन है, तो ये तब तक कोई, ये कंडीशन क्या दे दी है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर या स्टाइलिस्टिक चॉइस जो है वो हाईलाइट करना चाहती है या वो बताना चाहती है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो कोई भी स्पेशल पंक्चुएशन की हमें जरूरत नहीं होती है। आजकल देखा गया है कि कुछ एग्जाम्स में ना पंक्चुएशंस को लेकर क्वेश्चंस आते हैं कि क्या यहाँ पर जो कॉमा है या फिर जो 4 ऑप्शंस दे दिए उसमें से पूछ लिया गया कि करेक्ट पंक्चुएशंस क्या है। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, तो एक सिर्फ एक व्यू या एक पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग में मत रखिए कि आपको एग्जाम में एक्सेल करना है। आप उसको ओवरऑल तरीके से समझिए, पंक्चुएशन क्या हो सकता है, राइटिंग्स में किस तरीके से यूज हो सकती है, राइट।
ग्रामर तो आप सीख ही रहे हो। अब आपको सिंपली इसमें कोई बड़ी ग्रामर तो नहीं थी। सो एज टू एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद नाउन नाउन फ्रेज मिलेगा और वो पर्पस डिनोटिंग की तरह काम करेगा। उसके साथ जो भी नाउन नाउन फ्रेज आएगा वो एक पर्पस डिनोटिंग वाली बात करेगा। कोई बड़ी बात थी। सो दैट क्या हो जाएगा, एक कंजंक्शन हो गया, राइट। सो बी अवेयर ऑफ अल्टरनेटिव्स कनेक्टर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं अल्टरनेटिव्स। बी अवेयर ऑफ अल्टरनेटिव कनेक्टर्स लाइक टू, इन ऑर्डर टू, सो दैट कैन समटाइम्स बी यूज्ड इंटरचेंजेबली with so as to depending on the context and desired formality। देखिए ये जो in order to है और so that है ना, ये भी जो है नहीं किए जाते चेंज, क्योंकि एक हो गया हमारा प्रीपोजिशन और दूसरा हो गया हमारा कंजंक्शन, तो दोनों में फर्क होता है, राइट। और ये फर्क आपको पता होना चाहिए, ये आपको बार बार बताया जा रहा है। सो एग्जांपल्स क्या हो गए, एग्जांपल्स पे हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक्सप्रेसिंग क्लियर पर्पस, अगर कहीं क्लियर पर्पस एक्सप्रेस करना हो, बताना हो, तो हम सो एज टू का यूज कर सकते हैं। ही अराइव्ड अर्ली सो एज टू गेट अ गुड सीट, वह जल्दी आया ताकि उसे एक अच्छी सीट मिल सके, राइट। फॉर्मल टोन की बात करें, द कमेटी रिवाइज्ड इट्स प्रोसीजर्स, जो कमेटी थे उसने अपने प्रोसीजर्स को रिवाइज किया। क्यों किया था, सो एज टू, अब इसके पीछे का इंटेंशन मोटिव है कि इंश्योर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ताकि उन्हें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मिल सके। अवॉइडिंग ओवरयूज, शी स्टडी द मटेरियल थोरोली सो एज टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, राइट। उसने थोरोली का मतलब है अच्छी डिटेल में उसने अच्छे से पढ़ा ताकि वो कॉन्सेप्ट को समझ सके। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब देखिए, द कंपनी इम्प्लीमेंटेड न्यू टेक्नोलॉजीज। एक्शन क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। इंटेंशन क्या है, क्यों, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ताकि एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, सो एज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, राइट। नो सब्जेक्टिव मोड, रीजन, क्योंकि ये हम यूज करते हैं किस तरीके से, एज अ प्रीपोजिशन। दे शेड्यूल्ड द मीटिंग एट नून सो एज टू अकोमोडेट ऑल टाइम जोन्स, तो उन्होंने नून यानी दोपहर में मीटिंग करने का शेड्यूल किया था, क्योंकि ताकि वो अकोमोडेट कर पाए सारे टाइम जोन्स को, यानी सब अलग अलग कंट्रीज से कोई लोग बैठे हैं मीटिंग में, वो लोग मीटिंग जो है ज्वाइन कर पाए। आपको पता होगा हर कंट्री का अपना एक टाइम जोन है, हमारा +5 जो है 5 hours 30 minutes का है, और ये जो टाइम जोन होता है ये ग्रीनविच लाइन से लिया जाता है। ग्रीनविच लाइन एक ग्रीनविच सिटी है, उसके ऊपर से 0 डिग्री हमारा जो है लॉन्गिट्यूड जा रहा है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट के साइड आओगे आप, यानी इंडिया आ गया, फिर आगे जब चाइना जापान, ईस्ट की साइड चलोगे तो प्लस आएगा, और वेस्ट की साइड जाओगे तो माइनस आ जाएगा, राइट। अगर आपको 2 कंट्रीज में टाइम जोन देखना है तो आप ईस्ट से देखिए कितना है 5:30, और फिर ईस्ट से आप उस ग्रीनविच से देखिए कितना है ईस्ट में, फिर उस ग्रीनविच से वेस्ट में देखिए कितना है, फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको दोनों के टाइम जोन का डिफरेंस पता चल जाएगा। ये एक तरीका होता है टाइम जोन का पता करने का। खैर ये आपका सब्जेक्ट की बात है, ये ज्योग्राफी की बात है, तो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। पंक्चुएशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि कोई स्पेशल पंक्चुएशन नहीं चाहिए, कोई स्पेशल कॉमा नहीं चाहिए, सेमीकोलन नहीं चाहिए। आप इसको सिंपली एज अ सेंटेंस में शुरू करिए और इसको एंड कर दीजिए, यूज कर लीजिए मिडिल ऑफ द सेंटेंस में, कोई ऐसा एज सच स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। We designed the survey so as to capture a wide range of responses। हमने सर्वे को डिजाइन किया, क्यों किया, इसके पीछे का रीजन है ताकि एक वाइड रेंज ऑफ रेस्पॉन्सेज हम क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। अल्टरनेटिव, ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसने जो है प्राइस के प्रोडक्ट को रिड्यूस कर दिया सो एज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। सो और देखिए, ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। देखिए 2 हमने यूज कर लिया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखिए 2 हमने यूज करा। ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, सो एज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, राइट। तो हमने एज सिंपल के साथ भी हमने रीजन दे दिया। तो यहाँ पर हमारे समाप्त हुए पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर्स। आने वाले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और ग्रुप ऑफ कैटेगरी की बात करेंगे, किसी और कैटेगरी कनेक्टर्स को लेकर बात करेंगे, फिर उसके टाइप्स को देखेंगे, कंजंक्शंस को देखेंगे, प्रीपोजिशंस को देखेंगे, क्या कोई एडवर्ब भी है, हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। देखिए अब धीरे धीरे हमने कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ लिया, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ लिया, उसमें कॉज अलग करा, फिर रिजल्ट अलग करा, पर्पस डिनोटिंग कर लिया। तो इस तरीके से अब क्या है, हमारी जो स्ट्रेंथ है कनेक्टर्स को लेकर वो बढ़ती जा रही है। यानी कनेक्टर्स को लेकर जो डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, जो डिटेल व्यू चाहिए, वो हमारा अब बढ़ रहा है। तो अब आप प्रैक्टिस करिए,
इसकी एक तो जो आपने लेक्चर्स पढ़े, जो आपने एग्जांपल्स देखे, उसकी प्रैक्टिस करिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, वहां पर आपको ढेरों इस तरीके से कनेक्टर्स का यूज मिलेगा, बहुत सारी। अब तो डे टू डे लाइफ में इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है, न्यूज के अंदर एक ने कोई स्टेटमेंट दे दी तो किसी और ने उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दी। अब कोई एक्शन लिया जा रहा है, कोई गवर्नमेंट कोई प्लान कर रही है, उसके पीछे के इंटेंशंस बताने के लिए आपको कनेक्टर्स की तो जरूरत पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना यूज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो कनेक्टर्स आपने इस कैटेगरी वाइज जो पढ़ लिए हैं, तो इससे क्या होगा, अब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे आप इस कनेक्टर्स को यूज करते हैं, क्या रूल्स होते हैं, किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, वो सब आपको प्राप्त हो रहा है। तो अब आप फोकस करिए अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने का। जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी और ग्रामर में उतनी ज्यादा आपको अच्छी इंप्रूव होगी। क्योंकि अब आपने ग्रामर सीख रहे हो, तो अब उस सीखने के बाद उसका एप्लीकेशन क्या है कि रीडिंग करिए, वो फेमिलियर हुई है लैंग्वेज से, और कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई नोवेल पढ़ लीजिए। तो जितना ज्यादा आप फैमिलियर होते रहेंगे लैंग्वेज के साथ, उतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक जो खत्म होता है वो होता है हमारे पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर्स का। अगेन इन ऑर्डर दैट और सो दैट जो है हमारे कंजंक्शंस हो गए, इन ऑर्डर टू और सो एज टू हमारे क्या हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए। तो दोनों में याद रखिएगा, एक में क्लॉज आएगी पर्पस की, पूरी पर्पस को डिनोट करेगा, इंटेंशन को डिनोट जो करेगी वो पूरी क्लॉज करेगी कंजंक्शन के साथ। वहीं नाउन और नाउन फ्रेज जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के साथ आएंगे, वो भी पर्पस और हमारा जो इंटेंशन है उसको डिनोट करेंगे। सो ये जो की डिफरेंसेस हैं इनको ज्यादा आप ध्यान में फोकस रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो तब भी हम इस तरीके से आपको मैं कंफ्यूजन करके क्रिएट करके दूंगा क्वेश्चंस में, ताकि आपको ढूंढना पड़े क्या ये क्लॉज है, क्या ये नाउन फ्रेज है, क्या है ये, और जो यहाँ पर यूज हो रहा है क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या ये कॉज एंड इफेक्ट है, क्या रिजल्ट के साथ आना चाहिए या कॉज के साथ आना चाहिए, या ये पर्पस डिनोटिंग है, या और भी हम पढ़ेंगे एडिशन वाले कनेक्टर्स है, तो क्या है। तो जब इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। आपको एक सेम टाइम पे आपको कनेक्टर्स रिवाइज हो गया, उसमें प्रीपोजिशंस रिवाइज हो गया, उसमें कंजंक्शंस आ गया। तो पढ़ने से, जब आप पढ़ो तो आप कनेक्टर्स को भी पढ़ो और प्रीपोजिशंस को भी अच्छे से पढ़ लो, कंजंक्शन को भी पढ़ लो, इनके बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे कनेक्टर्स को लेकर चर्चा करेंगे, उनके लेकर हम विस्तार से उनकी बातें करेंगे, राइट। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।